आज हम क्लास 11th यूपी बोर्ड की छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड का पहला अध्याय भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है नामक पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पर वीडियो बना रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा कर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। पहला गद्यांश पर आधारित अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क पद्यांश दिया गया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े मसूल ही इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए कि का चूप पिसा ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलाए। ये गद्यांश है। इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि 2-2 अंक के होते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि का चूप पिसाद ही रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। आप इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया था कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध शीर्षक भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अथवा आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए। तब आप लिखेंगे पाठ का नाम भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि लेखक भारतेंदु जी कहते हैं कि यह हिंदुस्तान का महान दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तानी लोग अत्यंत आलसी हैं। इस आलसी स्वभाव के कारण ही हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। अपनी अक्रमण्यता के कारण ही हम अवनति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। वास्तव में हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के डिब्बों की संज्ञा दी जा सकती है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे और मूल्यवान डिब्बे लगे रहते हैं किंतु इंजन के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति नहीं हो पाती, उसी प्रकार समुचित भारतवासी नेतृत्व के अभाव में सक्रिय नहीं हो पाते। वे विद्वान भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, किंतु उन्हें उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता। यदि उन्हें अच्छा नेतृत्व मिल जाए तो वो बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुत जो गद्यांश है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करते वक्त आप इसके अंतर्गत जो हमने बताया उसे आप लिखेंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने हिंदुस्तानियों को भारतीय रेलगाड़ी के सदृश बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि का चूप पिसाद ही रहा बलवाना, लेखक के इस कथन का क्या आशय है, तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि का चूप पिसाद ही रहा बलवाना, लेखक के इस कथन का आशय यह है कि हनुमान जी की ही तरह हिंदुस्तानियों को इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें उनके बल और पौरुष का स्मरण कराया जाए। उनसे यह कह दीजिए कि अक्रमण्यता को त्याग कर अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो। तब अगर उन्हें सही नेतृत्व मिल जाए, उनकी बल को याद कराया जाए तो वह भी बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने हनुमान जी को देख लेते हैं प्रश्न को।
दिया है कि लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने हनुमान जी को बल, बुद्धि एवं पौरुष का प्रतीक बताया है। अगला गद्यांश जो कि दिया गया है कि हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी समाधान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ कर के बांस की नलियों से जो ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी आदि तुर्की ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। तो इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे आप समझेंगे। पहला दिया गया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध शीर्षक भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि लेखक भारतेंदु जी हिंदुस्तानियों के आलस्य को देखकर अत्यंत दुखी थे। अपना दुख प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रगति के दौड़ में अन्य राष्ट्र जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि के घोड़े दौड़ते हैं तो हिंदुस्तानी घोड़े अपने स्थान पर ही पैर पीटते रहते हैं। जैसे काठियावाड़ी घोड़े अपने ही स्थान पर पैर पीटते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्थात अन्य राष्ट्रों की भांति भारत प्रगतिशील बनने का प्रयास नहीं करता है क्योंकि उनमें आलस्य भरा हुआ है। इतना आप लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का कारण आलस्य एवं अक्रमण्यता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा समय की गति के विभिन्न सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में सबकी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक समय में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि देश प्रयासरत हैं अपनी उन्नति के लिए। अगला प्रश्न गद्यांश दिया गया है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी की काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए।
गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। देखिए, इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। पांचवा प्रश्न है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है कि उपर्युक्त पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का नाम भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि भारतेंदु जी मानव समाज तथा भारत जैसे देश के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की उन्नतियों के मूल में धर्म की उन्नति को मानते हैं। उनके विचार में धर्म की उन्नति करके ही हम समस्त क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है, तो आप लिखेंगे लेखक ने धर्म यानी निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन करना ही सभी उन्नतियों का मूल बताया है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया, तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार अंग्रेजों की धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली है, इसी कारण वे निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। अतः उनका जो उन्नति का कारण है उनकी धर्मनीति और राजनीति जो परस्पर मिली हुई है, इसी कारण वो निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लेखक बताते हैं कि म्युनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका का मुख्य कार्य नगर की सफाई व्यवस्था करना है। भारतवर्ष में प्रमुख त्योहारों पर घर आंगन की सफाई की जाती है। इसीलिए लेखक ने त्योहारों को नगर पालिका की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार नगर पालिका का कार्य है, म्युनिसिपैलिटी का जो कार्य है वही त्योहारों का भी कार्य है। ठीक है। आगे कहते हैं कि भारत में दीपावली आदि ऐसे त्यौहार हैं जब देशवासी अपने घर की सफाई करते हैं और घरों का कूड़ा कचरा क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं कि वह म्युनिसिपैलिटी का कार्य हमारे जो त्यौहार है उनसे वो क्यों संज्ञा देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटी का कार्य है नगर की सफाई करना, ठीक उसी प्रकार जो त्यौहार हैं वह क्या करते हैं, हमारे घर आंगन की सफाई हम करते हैं उस दिन। तो इसीलिए उसकी संज्ञा उससे त्योहारों से दी गई है, म्युनिसिपैलिटी की संज्ञा त्योहारों से दी गई है। अगला देखिए गद्यांश जो कि इस प्रकार है कि ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल की अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल धीरज आयुष मत घटाइए। इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है कि सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। उसके बाद प्रश्न है कि लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है।
उसका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ या पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो रेखांकित अंश है इसकी पूरी व्याख्या आपको लिखनी है। तो आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि भारतेंदु जी समाज की धार्मिक रूढ़ियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि विभिन्न धर्म, त्यौहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना समाज के उत्थान के लिए की थी, यानी समाज को बढ़ाने के लिए की थी, बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं। इनके द्वारा पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होती। इसी कारण ये उत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इनमें से अनेक सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन होनी चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड एवं प्रपंच जोड़ दिए हैं। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक नहीं समझा और न ही समझने का प्रयास किया है। उन्होंने सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। यह आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक धर्म किसे कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार विभिन्न पर्व, त्यौहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है। तो आप लिखेंगे कि लेखक कहता है कि जो स्थान और समय के अनुसार उपयोगी और अनुकूल हो उनको ग्रहण करना चाहिए। जो स्थान और समय के अनुसार उपयोगी और अनुकूल हो उनको ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में बाल विवाह जैसी कुरीतियों यानी कि बुराइयों को दूर करने को कहा गया है। अगला देखिए अंतिम और अगला गद्यांश है कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अब देखिए इस पर आधारित जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। उसके बाद प्रश्न है कि लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि अगला प्रश्न लिखेंगे आप कि पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या के अंतर्गत आप लिखेंगे कि भारतेंदु जी भारतवासियों में समाप्त होती जा रही स्वावलंबन की भावना से व्याकुल होकर कहते हैं कि वह अत्यंत खेद की बात है कि आज भारत के लोग इतने आक्रमणीय, मजबूर और परावलंबी हो गए हैं कि वे अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण भी स्वयं नहीं कर सकते और विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। भारतीयों में चेतना उत्पन्न करने हेतु यह अनुभूत कराते हैं कि वे अन्य देशों की तुलना में पिछड़ गए हैं और अज्ञानता के कारण उनकी चेतना सुप्त हो गई है। भारतेंदु जी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से अब जग जाएं और प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में संलग्न हो जाएं, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे।
भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। उन्हें अंधानुकरण के स्थान पर वही खेल खेलने चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो तथा परस्पर वही बातें करनी चाहिए जो उनके नैतिक उत्थान में सहायक हो और किसी की भावनाओं को पीड़ा न पहुंचाती हो। इसके अतिरिक्त यह परम आवश्यक है कि विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा के प्रति भारतीयों को अपना मुंह त्यागना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अपनी तथा अपने ही राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक इस बात पर अफसोस प्रकट करता है कि भारतवर्ष के लोग अपने कार्य के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण भी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल दिया है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक अपने देशवासियों से कहता है कि अज्ञानता का परित्याग कर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दें। भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी भाषाओं पर भरोसा न करने को कहा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए शीर्षक के संपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा कर हमारा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। जय हिंद, महादेव।